स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की हिंदी गद्य का 5वां चैप्टर स्मृति। 5वां चैप्टर स्मृति के राइटर हैं श्री राम शर्मा जी, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। आइए देखते हैं स्मृति में क्या लिखा हुआ है। सन 1908 ईस्वी की बात है। कब की है? 1908 ईस्वी की। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा, यानी कहें तो दिसंबर का आखिरी होगा और जनवरी का शुरुआती दौर होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, यानी बारिश हुई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। यानी जाड़े का मौसम था और बारिश भी कुछ हुई थी, जिससे जो शीत की जो भयंकरता है वो बढ़ गई थी, यानी ठंडी बढ़ गई थी। सायंकाल के साढ़े 3 या 4 बजे होंगे, यानी शाम के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। यानी कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहे हैं, श्री राम शर्मा जी कह रहे हैं। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा, यानी कि कौन सा क्या कर दिया मैंने कि भाई ने बुलाया मुझे। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो, यानी आशंका तो ये था, शक ये बन रहा था कि कहीं बेर खाने के अपराध में बुलाया गया हो। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भ्रम दूर हुआ। यानी क्या लिखते हुए पाया? पत्र लिखते हुए। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में ही चिट्ठियां निकल जाए, ये बड़ी जरूरी है। यानी शाम को जैसे ही सुबह में सारी चिट्ठियां डाली जाती है तो शाम को जो डाकिया होता है वो उसको वहां से हटा देता है, अगले जगह उसको पोस्ट कर देता है। तो वो बोले कि उससे पहले ही दे देना। जाड़े के दिन थे ही, जिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी, यानी ठंडी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजारे के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए थे। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना उस उम्र में राइफल से नहीं। यानी मतलब जितना बबूल के डंडे से था उतना राइफल से भी नहीं था। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। यानी अनेक सांपों को उन्होंने क्या किया था? नारायण वाहन किया था, यानी पहुंचा दिया था नारायण के पास। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिदिन उसने आम झूरे जाते थे। इस समय वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। यानी किसने चिट्ठी दी थी? भाई ने दी थी, उसके भैया ने। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरांग दूर से कुएं के पास आ गए। उसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ 36 फुट गहरा था। उसमें पानी न था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में
उझकने की सूझी, यानी झांकने की। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। कुएं में झांककर एक एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। यानी बोलते तो प्रतिदिन सुनाई देती है ना, पर कुएं में ज्यों ढेला गिरा ते हुए एक फुसकार फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो फुसकार से चकित हो गए, यानी हैरान हो गए। जैसे ही किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है, यानी मृग ऐसे हम लोग चौंक गए जैसे कुत्ते भौंकते हैं और मृग समूह होता है, हिरणों का झुंड होता है तो क्या होता है, चौंक जाता है। उसी तरह उसके उपरांत सभी ने उजक उजक कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली आलिक्रोध पूर्ण फुसकार पर कहे लगाए, यानी हंसने लगाए। यानी कुछ है ये श्री राम शर्मा जी कह रहे हैं बाल्यावस्था में जो स्मृति, जो उनको जो बात याद है उसके बारे में वो बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे उनके साथ कौन सी ऐसी बात हुई थी जो आज तक उन्हें याद है, तो उसी का नाम पड़ा हुआ है स्मृति। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन कुएं में ढेले ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। पर यह रोजाना की आदत हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे पीछे हो लिया, जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार कर मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं, अब तक मुझे याद नहीं है। फिर क्या होता है, टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पड़ा रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई। मेरी तो जान निकल गई। क्यों? क्योंकि उसके भैया ने उसे दिया था डाकघर में डालने के लिए। उसके गिरते ही मैंने उसको पकड़ने के लिए एक झपटा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उसको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। यानी ये कह रहे थे कि बाल्यावस्था में वो समय था, हम लोग वैसे पढ़ने जाते थे तो फेंकते थे, उसमें जाते थे, उस फुफकार मारते थे। लेकिन उस दिन भी मुझे सोजा करने के लिए, तो जैसे ही मैंने मारा फुफकार सुनने की कोशिश की, वैसे ही मेरी जो चिट्ठियाँ थी जो भैया ने दी थी वो उसमें गिर गई। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। छोटा भाई क्या ढाढ़े मारकर और चुपचाप आंखें डबडबाकर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पीटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। यानी निराशा ये थी, दुख ये था कि हम लोग क्या करेंगे, पिटे जाएंगे, डर था कि हम मार खाएंगे, होता है ना। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढलक ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी, मगर ऐसा नहीं था। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी चिट्ठियां डाल दी जाए।
और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए। पर उस समय झूठ बोलना मैं जानता ही न था। घर लौटकर सच बोलने से रूई की भांति धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा जाता था, यानी शाम हो रही थी। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। यानी पिटा जाऊंगा, नहीं डालूंगा। कभी ये हो रहा था कि यहीं डाल के चला जाऊं, कभी ये हो रहा था कि बजाऊंगा घर तो पिटा जाऊंगा। यानी बहुत सारे विचार उस टाइम उनके सामने आ रहे थे। फिर क्या होता है, दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी यानी जब मजबूत कोई संकल्प और कोई काम करने की इच्छा हो तो मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और उसे फल की क्या चिंता। यानी जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमको ये काम करना है, तो हम ये नहीं समझते हैं कि लोग मुझे इस पर क्या कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, बुद्धिमान कहेंगे। बस हमें करना है तो करना है, पर फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी। चिंता यह थी कि क्या मैं क्या कर लूँ, चिट्ठी को निकाल लूँ। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, यानी पहले सांप को मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी कि मैं जैसे ही कुएं में घुसूंगा तो पहले सांप को मारूंगा, फिर चिट्ठी को उठाऊंगा। इसी दृढ़ संकल्प, यही मजबूत विश्वास के साथ वो उस कुएं में जाने के लिए सोचा और उसने ठान ली कि मैं उस कुएं में जाऊंगा। यानी उसका जो 2 भाई थे, तो बड़ा भाई कुएं में जाने के लिए तैयार हो गया। अब आगे क्या होता है पढ़ेंगे अगले वीडियो में, कि वो जाता है तो सांप उसे काटता है या चिट्ठी पहले उठाता है कि सांप को पहले मारता है, क्या होता है इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको दोहरा लीजिए।